ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पेरिकार्डियम लेयर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे एंडोकार्डियम। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह से पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर थी, जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। आप नाम से समझ जाएं, एंडो का मतलब इंटरनल। तो जो सबसे अंदरूनी और डीपेस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम। ठीक है। अब इसका फंक्शन भी सेम है कि ये क्या करिए, जो इंटरनली हमारे पास, जाहिर सी बात है, हार्ट के जो इंटरनल पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास चैम्बर्स मौजूद हैं, वॉल्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये उनकी लाइनिंग्स बना रही होती है और वहाँ पर ये फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करी थी, स्मूथ लाइनिंग बनाती है। ठीक है। और कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो है वो भी इसी के अंदर होता है। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बता के वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है मायोकार्डियम। अब देखिए, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान में जो थिकेस्ट लेयर मौजूद है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखें, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में जो लेयर मौजूद है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, और ये थिकेस्ट लेयर होती है। ठीक है। कंटेन द मसल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर मसल फाइबर पाए जाते हैं। इसके अंदर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है 3 तरह के, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं एक बुक में पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर 3 तरह के मसल फाइबर होते हैं। एक जो होते हैं, नंबर 1 जो है पेस मेकर है हमारे पास, दूसरे हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम के मसल फाइबर होते हैं, तीसरे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप याद रखना चाहें या भूल जाएँ कोई मसला नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस लेयर अलाउ ब्लड टू पम्प थ्रू टू द ब्लड वेसल्स। अब जब ये वाली लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट पे कि दिल के कितने खाने होते हैं। सही। तो दिल के हमारे पास 4 खाने हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या रॉकेट साइंस छुपी हुई है जो हमें इतना ख्वार करवाया जा रहा है इनके लिए। तो पढ़ लेते हैं। द अपर चैम्बर्स हमारे पास देखें, अपर चैम्बर्स जो हैं वो 2 होते हैं। ये हमें पता है कि 2 अपर चैम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। तो 2 अपर जो चैम्बर्स हैं उनको क्या कहते हैं, आर्ट्रिया कहा जाता है, और जो नीचे वाले 2 हैं उनको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो हम अब आर्ट्रिया देखते हैं। आर्ट्रिया के अंदर क्या होता है। द राइट आर्ट्रियम receive deoxygenated blood from the body through the superior vena cava hand and upper body। अब इसके अंदर क्या होता है, जो राइट एट्रियम है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको ज़रा टच करके। ये देखिए, ये जो राइट एट्रियम है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 जो है आर्टरीज, 2 वीन्स मौजूद होती हैं जो कि इस ब्लड को यहाँ पे लेके आती हैं। जो सर से और जो अपर बॉडी पोर्शन से जो वेन लेके आ रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। ये रही, ये अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी, और ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा हमारे पास नीचे की तरफ मौजूद है। ये क्या करेगी कि जो लेग्स हैं और जो लोअर पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। सही। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होता है, ये जो लेफ़्ट एट्रियम है यहाँ पे, ये जो रेड वाला पोर्शन है लेफ़्ट एट्रियम का है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ से खून के अंदर जब ऑक्सीजन वगैरह शामिल हो जाती है तो वो यहाँ से पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है। और फिर पल्मोनरी वीन वगैरह के पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए आता है अंदर एट्रियम के अंदर। ठीक। अब देखें, हमारे पास जो है लोअर चैम्बर्स हमारे पास 2 हैं, राइट और लेफ़्ट है, वेंट्रिकल्स के भी। अब देखते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल में क्या है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये पूरा राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है। अभी ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो एट्रियम है और नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है। अब देखें यहाँ से जो है सुपीरियर वेना केवा से या इन्फीरियर वेना केवा से जो राइट आर्ट्रियम है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। जब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मौजूद है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहाँ आ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे हमें बताई है। आगे देखते हैं द वॉल्स ऑफ हार्ट।
अब हार्ट के अंदर जो है अल्लाह ताला ने वॉल्व्स भी रखे हुए हैं। द वॉल्व्स आर लोकेटेड विद द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये जो वाइट से स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब क्या हैं, वॉल्व्स हैं। हमने भी अभी पढ़ा कि हमारे दिल के 4 वॉल्व होते हैं, तो 1 2 3 4, चारों के चारों यहाँ पर मौजूद हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इनका बहुत सिंपल है कि ये क्या करेंगे, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, कि ब्लड अगर जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है उसी में फ़्लो करता रहे, वापस ऊपर की तरफ ना आए। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से जिस तरह से राइट एट्रियम से ब्लड अगर नीचे आया, अगर ये वॉल्व ना होते तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खून वापस ऊपर की तरफ जा सकता था ना। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्व लगाए गए हैं ताकि ये खून जो है वो वापस ऊपर की तरफ ना जा सके, बल्कि यहाँ से आगे को चला जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से वॉल्व का फंक्शन यही है कि ये क्या करता है कि जो फ़्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन है उसको ये कंट्रोल करता है कि एक ही सिमत में बेहतर है। अलाउ वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि एक ही सिमत के अंदर फ़्लो करता रहे थ्रू द चैम्बर्स फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब देखें चैम्बर्स के अंदर भी देखें, अब ये मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है तो ये चैम्बर्स में जा रहा है। अब यहाँ से निकल के अगर ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी से भी तो वापस आ सकता है ना। यहाँ से देखें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऊपर से नीचे यहाँ पे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये इस वेन के ज़रिए जो है एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ पे भी देखें एक वॉल्व मौजूद है। अगर ये वॉल्व ना होता तो खून जो है जब हार्ट रिलैक्स करता, ठीक है, हमें पता ना कि मुसलसल जो है कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, रिलैक्सेशन भी होती है। तो जब रिलैक्सेशन होती तो प्रेशर जो है कम पड़ जाता और क्या हो जाता कि ये खून का जो बहाव है वापस पीछे की तरफ आ जाता। इसीलिए यहाँ पे वॉल्व मौजूद है ताकि खून जो है एक ही सिमत में अच्छे तरीके से चलता रहे, ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। कह रहे कि द 4 वॉल्व्स आर नोन एज, अब उन्होंने 4 वालों के हमें नाम बताए हैं। एक होता है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, दूसरा है पल्मोनिक और पल्मोनरी वॉल्व, तीसरा जो है वो मिट्रल वॉल्व है और चौथा जो है वो एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है। अब देखें ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, इट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब देखें आर्ट्रिया, ये जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है, ये कहाँ गए, ये रहे। अब देखें जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो ये वॉल्व है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उन दोनों के दरमियान में ये ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास आता है सेकेंड नंबर पर मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व क्या है जी, इट इज़ एन इंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अभी जो है ना लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, जो लेफ़्ट एट्रियम और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के दरमियान में ये यहाँ पे पाया जा रहा है, सही है। इसको क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट वॉल्व जो हैं जो हमने याद रखने हैं और इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो ये है कि ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व कहाँ पे मौजूद होता है, ये राइट साइड पे मौजूद होता है। इसकी लोकेशन क्या है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जा सकता है कि मिट्रल वॉल्व कहाँ पे होता है, तो मिट्रल वॉल्व की लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए कि मिट्रल वॉल्व लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। आगे देखते हैं द पल्मोनिक और पल्मोनरी वॉल्व। अब पल्मोनिक और पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, इट इज़ सेमिल्यूनर वॉल्व विच कंट्रोल द ब्लड लीविंग द हार्ट। अब जो खून दिल से निकल कर जा रहा है उसकी जो आगे जाने की सलाहियत है, उसका जो फ़्लो है उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी वॉल्व। अब ये राइट वेंट्रिकल कहाँ गया, और जो पल्मोनरी वॉल्व है उसके दरमियान में पाया जाता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, प्रिवेंट ब्लड फ्लो बैक टू राइट वेंट्रिकल एज इट रिलैक्सेस। अब देखें यहाँ से ये वाला जो वॉल्व है ना, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ये वाला जो वॉल्व है। अब यहाँ से जब खून यहाँ तक आया, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून क्या होगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे। अब जब ऊपर जाएगा, ये वॉल्व अगर बंद ना हो तो क्या हो सकता है कि खून वापस नीचे आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वॉल्व मौजूद है और इसका फंक्शन ये कि खून के बहाव को वापस पीछे आने से रोकता है, बल्कि इसको आगे की तरफ लेके जाता है, सही। अच्छा, अब हमारे पास आगे आ जाता है एक और वॉल्व रहेगा हमारे पास, द एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व क्या है, इट इज़ सेमिल्यूनर वॉल्व विच कंट्रोल द ब्लड लीविंग द हार्ट। अब ये सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। सेमिल्यूनर क्या होता है, लूनर कहते हैं चांद को जी।
प्लीज़ आप लोग अपने माइक बंद कर दें ताकि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो सकें, और जिसको अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ समझ आए, तो फिर उस सूरत में आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सेमी लूनर। लूनर कहते हैं चांद को, ठीक है। सेमी का मतलब आधा। तो देखें इस वॉल्व की जो शक्ल है वो सेमी लूनर है, मतलब अधूरे चांद की मानंद है, तो इसीलिए इसको सेमी लूनर वॉल्व कहा जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये जो मौजूद होता है हमारे एओर्टिक वॉल्व के एओर्टा के अंदर मौजूद होता है। मैं अभी बता देता हूँ आपको पीछे का। कंट्रोल ब्लड फ्लो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड एओर्टा। अब देखें ये जो हमारे पास डायग्राम है ये वाली, अब देखें ये लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इसको क्या करना है, ये जो रेड वाले ये हिस्सा है ना, इसको एओर्टा कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये वॉल्व इस जगह पे मौजूद, इसको कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। इसका भी फंक्शन सेम होगा कि खून के बहाव को वापस पीछे आने से रोकेगा, बल्कि इसको आगे लेके जाएगा ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया हमारे पास। कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितने हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्लड वेजल्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट जो है खून को जब पंप करेगा तो ही पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। लंग्स ना हो तो अगर हमारे पास हार्ट अगर हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन अगर हमारे लंग्स जो हैं वो वीक हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो फिर उस हार्ट का हमें अकेले में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये पूरे एक सिस्टम के तहत हमारा जिस्म काम कर रहा है, हमें लंग्स चाहिए। अगर लंग्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजनेशन कहाँ से होगी? सही है, ऑक्सीजन कैसे शामिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर निकलेगी? तो ये हार्ट और लंग्स का सिस्टम है। और जब ये ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो फिर ब्लड वेसल्स के ज़रिए खून को आगे पहुंचाया जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे देखें, पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास ब्लू जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ब्राइट रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब देखें ये सुपीरियर वेना केवा है, ये ऊपर से जो है ब्लड को लेके आ रही है, और ये इन्फीरियर वेना केवा है जो वो बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है। अब ब्लड आएगा तो कहाँ जाएगा? राइट, हमारे पास जो है यहाँ पे देखें ये हिस्सा जो है राइट आर्ट्रियम यहाँ पे आएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो वेंट्रिकल में यहाँ आ जाएगा, सही है। अब जब फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, खून जो है यहाँ से जाएगा और लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और लंग्स में जाके इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल होगी, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा किसके अंदर, कि आ जाएगा हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर वहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर यहाँ से निकल कर एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, सही है। माजरत के साथ आपकी बात को काट रहा हूँ, जब लंग्स के एट्रियम के अंदर जब आएगा सुपीरियर वेना और इन्फीरियर के थ्रू ना, तो लंग्स में जाएगा या हार्ट में जाएगा? देखें हार्ट में जाएगा, और हार्ट के बाद वो लंग्स में जाएगा। तो वो खाली लेकिन उसमें जाएगा ना, राइट साइड वाले में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी तो मैंने क्या कहा है? मैंने भी तो यही कहा है। हेलो, मैंने भी यही कहा है सर कि देखें हमारे पास ये जो खून है ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से फिर जो है वो लंग्स में जाएगा। तो आप भी यही कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है, वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर्स व्हेन ब्लड दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी इज रिटर्न टू द हार्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज। अब देखें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी ने हमारे हार्ट ने पंप करके पूरी बॉडी में पहुँचाया, तो बॉडी ने उसको इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद जो उसने फाजिल ब्लड हमारी तरफ भेजा है, अब उसको क्या किया जाएगा, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा और ऑक्सीजन को शामिल किया जाएगा। तो इसी गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, इसी गैस चेंज के या एक्सचेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है दो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। This network of blood vessels carrying oxygenated blood picks up essential nutrient from the digestive tract to deliver टू ऑल द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखें जो चीज़ हम खा रहे हैं ये नहीं कि हम मुंह से खा रहे हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वो चीज़ होती हुई ऐसे ही बाहर निकल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमें ज़रूरत है खाने की, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिस्म के हर एक सेल को भी उस खाने की ज़रूरत है, उन न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत है, ठीक है, उन मिनरल्स की उनको ज़रूरत है। तो क्या होगा कि जब खून जो है निकलेगा वहाँ से तो फिर कहाँ जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, और वहाँ पे जो हज़म शुदा खुराक होती है उसको वहाँ से लेकर पूरी बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को
पहुंचाता है, ठीक है। तो इसी को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के वीनस ब्लड होता है हमारे पास, हैज़ अ लार्जर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस ब्लड कैसा होगा? वीनस ब्लड वो ब्लड होगा कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं, ठीक है। पंप बाय द हार्ट टू द लंग्स। अब ये जो है हार्ट जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फिर लार्जर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को किसके अंदर पंप करेगा? इसको पंप करेगा हमारे फेफड़ों में, लंग्स में, ठीक है। अब फिर आर्टियल ब्लड कौन सा होता है? आर्टियल ब्लड जो है उसके अंदर जो है ना ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन मौजूद होती है, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कौन पंप करता है? ये हमारा हार्ट ब्लड करता है, हार्ट पंप करता है। कहाँ पंप करता है जी? हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है। तो हमारे पास देखें दो तरह के ब्लड आ गए। जिस तरह हमारे पास दो सिस्टम है मेन, ये जो हमारे पास जो खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाने के दो सिस्टम है ना, एक आर्ट्रियल सिस्टम है और एक वेनस सिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ब्लड भी दो तरह के, एक होता है वेनस ब्लड और एक होता है आर्ट्रियल ब्लड। वेनस ब्लड के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सही है। इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहेंगे, सही। आर्टीरियल ब्लड कौन सा होगा? इसके अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अब ये वाला जो ब्लड है ये मैंने पहले बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला ब्लड जो है पंप, हार्ट जो है ये वाला ब्लड पंप करेगा फेफड़ों में, ताकि यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजन जो है शामिल करवाई जा सके, ठीक है। और इसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड है, उसको जो है दिल जो है हमारी पूरी बॉडी तक पंप कर देगा। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले स्टार्ट में बता दी थी कि हमारे जो सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्लड के ज़रिए ही सिस्टमिक सर्कुलेशन के ज़रिए निकाल दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखें सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों आपस में मिलकर किस तरह से काम कर रही हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पे लंग्स हैं इनके अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जो वेनस ब्लड आया इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, वो बाहर निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल हो जाएगी यहाँ से, और वो फिर क्या हो जाएगी? पूरी बॉडी तक जाएगी, सही है। अब यहाँ पे वही दोबारा से चीज़ बताई हुई हमारे पास कि ब्लड रिच इन ऑक्सीजन जो है वो ब्राइट कलर का होगा, ब्लड लो इन ऑक्सीजन जो है ये वाला कलर है। यहाँ पे इन्होंने रेड कलर करना था लेकिन उन्होंने ये वाला कलर कर दिया, लेकिन कोई मसला नहीं, आपको समझ आ गई है। Blood moves from the vena cava to the right atrium and ventricle for pulmonary circulation. Blood then moves to the left atrium and the ventricle and into the aorta for systemic circulation. ये चीज़ें हम बहुत पहले पढ़ चुके कि जो है ब्लड जो है कहाँ से आएगा? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आएगा और राइट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर वहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से जो है पल्मोनरी एक तो मुझसे बोला नहीं जाता, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए कहाँ हो जाएगा? हमारे फेफड़ों में जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेशन वगैरह हो जाएगी और फिर इस तरह से ये पूरी एक चेन चलती रहेगी, सही है। आगे क्या कहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है? एक तो मेरा बच्चा रो रहा है, सॉरी। सही है, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है ये हम देखेंगे। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वीन्स कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं, जो शरियानें होती हैं, वो खून को दिल से लेकर पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं, और वरीदें यानी कि जो वीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेकर दिल तक आती हैं, ठीक है। द कैपिलरीज आर एक्सचेंज वेजल लोकेटेड बिटवीन द आर्ट्रियल एंड वीनस सिस्टम। आर्ट्रियल और वीनस सिस्टम के दरमियान में कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। कैपिलरीज कैसी होती है? बाल की तरह बिल्कुल बारीक 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 नसें होती हैं। अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये आर्टरीज़। अच्छा, ये वही वाली बात है, सिर्फ डायग्राम आ गई यहाँ पे। ये इन्होंने ये देखें, ये हमारे पास क्या है? वेन्स हैं, और ये क्या है? हमारे पास आर्टरीज़ हैं, और इन दोनों के दरमियान ये जो छोटी छोटी सी वेजल्स आपको नज़र आ रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने फिर से एक मैकेनिज़्म पूरा बताया कि खून किस तरह से जाता है और किस तरह से वापस आता है। देखें, सबसे पहले खून जो है ऑक्सीजनेटेड खून कहाँ गया? एओर्टा में गया, एओर्टा से फिर गया आर्टरीज़ के अंदर, आर्टरीज़ से फिर गया आर्टरीहोल्स के अंदर, और उसके बाद फिर कहाँ चला गया? कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक है। कैपिलरीज़ से फिर खून जो है यहाँ से वापस जो है
आएगा वेन्यूल्स के अंदर, फिर वीन्स के अंदर और फिर वेना केवा के अंदर, और वेना केवा से फिर वो वापस आ जाएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर वो जाएगा जी हमारे लंग्स में, और फिर से वही प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है। द कंडक्टिंग सिस्टम, अब कंडक्टिंग सिस्टम मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब देखें कार्डियक कंडक्शन क्या है। द रेट द हार्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब देखिए हमको ये बात पता है कि हमारा जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि हमारा जो हार्ट है वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, रिलैक्स कर सके। ठीक है। उसकी जो धड़कन है वो क्या हो सके, धड़कन जो है वो चलती रहे और खून जो है वो पंप होता रहे। ठीक है। तो हमारे पास क्या करे, द इलेक्ट्रिकल पल्सेस डिटरमाइंड ऑर्डर इन विच चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से निकलती हैं इन्हीं की वजह से जो हमारा दिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कौन कौन से रास्ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, गलती से आगे चला कि द पाथ द इम्पल्सेस ट्रेवल। अब वो रास्ते कि जिनसे ये इम्पल्सेस जो है वो ट्रेवल करके पूरे दिल तक पहुँचती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। द साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड भी जिसको हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस मेकिंग क्या होती है भाई, पेस मेकिंग जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करना होता है। क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करना क्या कहलाता है, पेस मेकिंग कहलाता है। तो अब इसके ये ऐसे नोड होता है, ये जो है ना सबसे पहले क्या करता है, ये जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट करता है। सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म, फिर पूरा बाद में समझ लेंगे। द साइनो आर्ट्रियल नोड इज़ लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, ये इनकी लोकेशन क्या है, ये राइट एट्रियम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। साइनो एट्रियल नोड हमारे पास कहाँ मौजूद है, ऐसे नोड सवाल आ सकता है ये एमसीक्यूज़ के अंदर कि ऐसे नोड कहाँ पर मौजूद होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे नोड जो है वो मौजूद होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। सही है। मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू बोथ मसल एंड नर्वस टिश्यू। अब नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं, नोडल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर ये स्पेशलाइज किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। सही है। जो जिसके अंदर जो है मसल्स टिश्यूज़ भी हमारे पास होते हैं और नर्वस टिश्यूज़ भी होते हैं। मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ का जो कम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के काम होते हैं। ठीक है। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास कौन सा टिश्यू काम करेगा, हमारे पास जो है वो मसल टिश्यू काम करेगा। ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल टिश्यू हमारे पास काम करेगा, और जब उसके अंदर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी तो फिर कौन सा टिश्यू काम कर रहा होगा उस वक्त, नर्वस टिश्यू काम कर होगा। ठीक है। तो नोडल टिश्यूज़ क्या होता है, नोडल टिश्यूज़ वो होते हैं कि जिसके अंदर मसल और नर्वस टिश्यू दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। हियर आर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिगिन्स। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहीं से शुरू होती हैं। ठीक है। अब देखें, चले हम एक दफ़ा पीछे से देख लेते हैं। ये देखें, ये ऐसे नोड है हमारे पास। सही है। और ये देखें पूरे जो ऊपर वाला एट्रियम है इसके अंदर ये जो नसों का नेटवर्क है, ऐसे नोड की जो वो हैं ये फैल रही हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होंगी और फिर ये इम्पल्सेस क्या होंगी, इन्हीं जो नसें वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे, इनसे होके पूरे के पूरे एट्रियम के अंदर पहुँच जाएंगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारा जो एट्रियम है वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है। किसी को कोई इशू हो रहा है? अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है द ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या मौजूद थी, ऐसे नोड मौजूद थी। बिल्कुल इसके एडजेसेंट ये जो हमारे पास जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बिल्कुल दरमियान में ये पाई जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर नोड। अब ये भी किससे बनी हुई है, ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। अब क्या है, देखें हमारे पास हमने पढ़ा था साइनो एट्रिकुलर जो नोड है वो कहाँ पे मौजूद है, वो मौजूद है हमारे पास राइट जो एट्रियम है उसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है। सही है। अब बिल्कुल इसके एडजेसेंट हमारे पास नीचे ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान में ये मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी नोड। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये भी नोडल टिश्यूज़ से बनी हुई थी। नोडल टिश्यूज़ मैंने आपको बताया ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो नर्वस और मसल टिश्यू दोनों से मिल के जो बनते हैं ना, उनको नोडल टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कैरीड फ्रॉम ऐसे नोड एंड देन एवी नोड इज स्टिमुलेटेड। अब देखो एक स्लाइड में पीछे जाता हूँ, सबर एक मिनट, आगे पीछे कैसे जाते हैं।
अब ये वाली स्लाइड थी ना हमारे पास, ये स्क्रॉल ठीक है, करो जिस तरह हाथ मारते हैं स्क्रीन को, नहीं हुई है। चलो अब ये देखो ये स्लाइड है हमारे पास, सही है, ये हमारे पास ऐसे नोड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही इम्पल्स जो है जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, ये पूरे के पूरे जो एट्रियम है ना, चाहे वो लेफ़्ट एट्रियम है या राइट एट्रियम है, इन दोनों के अंदर चला जाएगा। अब जब वो नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हो जाएगा, जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे खून है और जो यहाँ पे खून है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी नीचे आ जाएगा और यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये पूरा खाली हो गया, तब क्या हो जाएगा कि ये कौन मैसेज कर रहा है, अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे नोड इसको स्टिमुलेट करेगा, सही है, ये जो एवी नोड है इसको स्टिमुलेट करेगा और फिर क्या करेगा, ये अपना इम्पल्स भेजेगा जो कहाँ जाएगा, ये जो देखो आपके पास ये दो जगह हैं ना, नज़र आ रही हैं आपको, ये इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, आई थिंक बंडल ऑफ हिस इसको कहते हैं। तो इनके ज़रिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पूरे हार्ट तक आगे इम्पल्स जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो वेंट्रिकल है, ये नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल कहलाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सही है। चले आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अगर दोबारा करेंगे फिर सही से समझ आएगा। ये देखो अब कह रहा है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरीज फ्रॉम एस नोड एंड देन एवी नोड इज स्टिमुलेटेड, एवी नोड डिलेज द पाथ ऑफ, कहाँ गया, अब इनके पाथवे क्या होते हैं, ये मौजूद कहाँ है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान पाया जा रहा है। अब इसके पास जो ब्रांचेज़ हैं, ये देखो, ये जो आपके पास ब्रांचेज़ नज़र आ रही हैं, इसके जो फाइबर्स हैं वो ब्रांच रिच होते हैं, सही है। इसमें क्या बोल रहा हूँ, अजीब कुछ बोल रहा हूँ, सारा फ्लो टूट गया, एक मिनट रुकें। अच्छा, अब ये देखो हमारे पास ये एवी नोड है, यहाँ से जो है देखो ये एक पूरी एक जो है ना ब्रांच यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है और उसके बाद फिर आगे छोटे 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 आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ से एवी नोड को आगे लेके जाएगी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहते हैं, क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे जाके देखो यही बंडल ऑफ हिस जो है छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया, जिसको क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। और ये देखो छोटे छोटे इनके ब्रांचेस के आगे फाइबर्स से लगे हुए हैं, इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं परकिंजी फाइबर्स, क्या कहते हैं, परकिंजी फाइबर्स। अब देखो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, सही है, एवी नोड से, वो बंडल ऑफ हिस के ज़रिए जो है नीचे आएगा और फिर जो है यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ पूरे नीचे वाले वेंट्रिकल में फैलेगा, जिसके नतीजे में ये जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या कहता है, यही चीज़ थी यहाँ पे लिखी हुई, द एवी बंडल स्टार्ट इनटू डिवाइड फर्दर इनटू परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स मैंने आपको बता दिया कि कौन से हैं, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एवी बंडल ब्रांचेज एट द बेस ऑफ द हार्ट। अब देखो हार्ट की जो बेस है, मतलब हार्ट की जो बेस है उसके अंदर ये जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं ना, इनके सिरों के ऊपर ये मौजूद होते हैं। द परकिंजी फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परकिंजी फाइबर्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं की वजह से जो हमारा वेंट्रिकल है वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। अब एनाटॉमी ये तो नाम है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, सही है। अब हमारे पास आ जाती हैं ब्लड वेसल्स, क्या आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मीन खून की नालियाँ। अब कितनी होती हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स, हमारे पास आर्टरीज़ भी हैं, हमारे पास वीन्स भी हैं, हमारे पास कैपिलरीज़ भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि आर्टरीज़ किस तरह से बनी हुई हैं, वीन्स किस तरह से बनी हुई हैं, ठीक है, और कैपिलरीज़ किस तरह से बनी हुई है। तो कह रहा है कि आर्टरीज़ एंड वीन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। जो आर्टरीज़ हैं और जो वेन्स हैं वो 3 लेयर्स, टिश्यूज़ की 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, सही है। जिस तरह हार्ट की 3 लेयर्स थी, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, इसी तरह से इनकी भी 3 लेयर्स हैं, जिनका नाम क्या है, एक का नाम ट्यूनिका इंटीमा है, दूसरी का नाम ट्यूनिका मीडिया है और तीसरे का नाम ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। अब देखेंगे कि क्या है इनका स्ट्रक्चर, क्या है, क्या करती हैं ये, कहाँ पे मौजूद होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा, इंटरमोस्ट स्मूथ लेयर। अब देखें, दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये देखेंगे जो इंटरमोस्ट लेयर है ना हमारे पास, जो सबसे अंदरूनी लेयर है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। और ये स्मूथ मसल की एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, स्मूथ मसल की लेयर होती है, जो सबसे इंटरनली पाई जाती है। इंटरमोस्ट लेयर है स्मूथ मसल की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटीमा। ये एक MCQs आ सकता है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है ट्यूनिका मीडिया। अब ये क्या है जी? ट्यूनिका मिडल थिकेस्ट लेयर। अब जो बीच वाली जो थिकेस्ट लेयर है ना, अब आप देखो ये आपको बिल्कुल थिन लग रही थी, बिल्कुल पतली सी लेयर थी, लेकिन ये वाली लेयर देखो, इसका क्रॉस सेक्शन देखो कितनी चौड़ी और कितनी थिक लग रही है ये। तो जो थिकेस्ट और मिडल लेयर है इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। मीडिया से आप देख लें कि कहाँ मौजूद है, ये दरमियान में मौजूद है, सही है। और जो आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज़ के फंक्शन क्या होते हैं? सॉरी, आर्टरीज़ का फंक्शन अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से खून को लेकर पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं। कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर बहुत हाई होगा तब भी क्या करेंगी? ये ब्लड को कैरी करेंगी, हाई प्रेशर के ज़रिए ये ब्लड को कैरी कर रही होती हैं। आर इलास्टिक मस्कुलर एंड थिक वॉल्ड, ये इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मतलब इनके अंदर लचक होती है, मस्कुलर होती हैं मतलब मसल से बनी हुई हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है, जो इसकी मिडल लेयर है वो थिकेस्ट लेयर होती है, सही है। तो ये अब हम लोगों ने पढ़ा था। डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट व्हेन क्रिएट्स अ पल्स। अब देखो, जब पल्स क्रिएट होती है तो क्या होती है? ये डायलेट भी करती है और कंस्ट्रिक्ट भी करती है। मतलब आप अगर अपनी पल्स के ऊपर हाथ रखो या नसों के ऊपर हाथ रखो, अब पीछे से जिस तरह से प्रेशर आएगा तो आगे से इनके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई होता रहेगा, सही है। अच्छा, वेजोडाइलेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन तो हमने वैसे भी पढ़ी हुई है, वो एक अलग मैकेनिज़्म है। मतलब उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका बीपी हाई हो गया है, बीपी ज़्यादा हो गया, तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ताकि ब्लड जिस तरह खून। अब देखें, मैं आपको पाइप की मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब आपने पाइप एक हाथ में लिया हुआ, आपने गली में छिड़काव करना है पानी का। अब अगर उसको आपने दूर तक पहुँचाना है, प्रेशर कम आ रहा है पीछे से, तो आप क्या करेंगे? आप आगे अपना हाथ रखेंगे उसके सिरे पे पाइप के ना। जब आप हाथ रखेंगे वो जगह क्या हो जाएगी? तंग हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? वेजो कंस्ट्रिक्शन कहेंगे, सही है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा जिस्म के अंदर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत कम प्रेशर से आ रहा होता है, सही है। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, नालियाँ जो हैं सिकुड़ जाएंगी, पतली हो जाएंगी, पतली कहेंगे उनको, सिकुड़ जाएंगी एक सही वर्ड है। तो जब नालियाँ हमारी सिकुड़ जाएंगी तो फिर क्या होगा कि जो ब्लड कम प्रेशर में आ रहा था वही प्रेशर आगे वो सही मेंटेन कर लेगा, सही है, नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, सही है, और हमने प्रेशर कम करना है तो हम क्या करेंगे? पाइप के आगे से हाथ हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वेजो डायलेशन हो जाती है, सही है। यानी कि पाइप के आगे से हमने हाथ हटा दिया, उसको क्या कहा? वेजो डायलेशन कहा। इसी तरह से पाइप जो हमारी नसें जो हैं डायलेट हो जाती हैं, उसको भी क्या कहते हैं? वेजो डायलेशन। पता नहीं मैंने क्या मंतक मारी, समझाना है कुछ हो जा रहा था लेकिन मैंने समझा कुछ और दिया है, अजीब मैंने कुछ गोल गपाड़ा कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग बड़े ज़र्फ़ के लोग हैं, माफ़ कर देंगे। उसके बाद आता है अपीयर ब्राइट रेड ब्लू ड्यू टू हाई ऑक्सीजन लेवल्स। अच्छा, अब हमें पता है कि आर्टरीज़ के अंदर कौन सा ब्लड मौजूद होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये खसूसियत है कि वो ब्राइट कलर का होता है, चमकदार होता है, सही है। आप अगर वीन्स से अगर कभी खून निकालते हैं हम अपनी, तो देखते होंगे वो थोड़ा काला काला से इस तरह से होता है, लेकिन अगर हम आर्टरीज से खून निकालें तो वो क्या होता है? बिल्कुल ब्राइट होता है, सही है। क्यों ब्राइट होता है भाई? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल का ज़्यादा होता है। कैपिलरीज आ जाती हैं हमारे पास। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज और द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स, मतलब ब्लड वेजल्स हमारे पास 3 किस्म की थी, एक थी आर्टरीज, एक थी वीन्स, ये दोनों बड़ी होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? सबसे छोटी लेयर्स हैं, छोटी वेजल्स हैं, ठीक है। सबसे छोटी वेजल्स को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। प्रोवाइड अ लिंक फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स, ये अभी हमने पढ़ा कि आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स जो हैं जहाँ पे आके उनके दरमियान में क्या मौजूद है? कैपिलरीज मौजूद हैं, सही है। ऑल गैस एक्सचेंज अकर एट दिस लेवल, जो गैस एक्सचेंज होता है वो इस लेवल पे होता है। वॉल्स आर वेरी थिन टू अलाउ फॉर गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। अब इनकी कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ताकि इसके अंदर से गैस का या फिर न्यूट्रिएंट्स का बआसानी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वीन्स आ गई। वीन्स एक दफ़ा देख लेते हैं। वीन्स क्या होती हैं जी? ये अभी हमने पढ़ा था कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं जिस्म से, ठीक है। हमारे जिस्म का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये वापस लेके कहाँ आती हैं?
हार्ट तक आती हैं। कॉन्टेन वन वे वॉल्व्स, इनके अंदर जो है वन वे वॉल्व्स होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो हमने पढ़े थे। स्टोर अबाउट 65 to 70% ऑफ द बॉडी टोटल ब्लड वॉल्यूम। अच्छा, इनके अंदर ये खासियत होती है कि 65 से 70% हिस्सा जो हमारे खून के अंदर मौजूद है उसको स्टोर कर सकती हैं। ब्लड अपेयर डार्कर इन कलर। अब मैंने जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम वेन्स से खून निकालें तो वो क्या होगा, डार्क कलर का होगा, ब्राइट नहीं होगा। क्यों डार्क होगा? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड फ्लो इन अ स्लो मैनर, इनके अंदर जो है ना ब्लड बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा होता है। अब एक डिफरेंस, अब ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपके पास ऐसी कौन सी वेसल्स हैं जिनके अंदर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। तो जब हाई प्रेशर आएगा तो आपने याद रखना है कि किसकी बात हो रही है, आर्टरीज की बात हो रही है, ठीक है। और जब लो प्रेशर की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि वीन्स की बात हो रही है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि वीन्स के अंदर ब्लड जो है वो स्लो मैनर के अंदर फ्लो करता है, ठीक है।